नमस्कार साथियों, गजानन क्लासेज के YouTube चैनल पर निःशुल्क कक्षाओं में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं वीरेंद्र सोलंकी प्रतियोगी परीक्षाओं में विज्ञान विषय से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उन पर आप सबके सामने चर्चा करूंगा और ये जो टॉपिक्स हैं प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ स्कूली एजुकेशन में भी आपके बहुत काम आ सकते हैं। तो उसी क्रम में हम लोग आज शुरू करेंगे जीव विज्ञान का एक टॉपिक मानव तंत्र। जिसको हम लोग ह्यूमन सिस्टम भी कहते हैं। मानव तंत्र या ह्यूमन सिस्टम, देखिए मनुष्य का जो शरीर है ये एक पूरी एक इकाई के रूप में हम लोग देखते हैं, लेकिन वास्तविकता में ये अनेक छोटे छोटे भागों से मिलकर बना है। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि मनुष्य के शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है कोशिका। ठीक है, कोशिकाएं जब आपस में मिलती है, समूह बनाती है तो बनता है उत्तक। उत्तक जब आपस में मिलते हैं और समूह बनाते हैं तब बनता है अंग। और जब अंग एक दूसरे के साथ मिलकर कार्य करते हैं या किसी कार्य को अंजाम देते हैं तो उस पूरे को अपन कहते हैं सिस्टम या तंत्र। तो उसी क्रम में मनुष्य के पूरे शरीर के अंदर ऐसे अनेकों सिस्टम्स पाए जाते हैं जो मनुष्य के शरीर की विभिन्न गतिविधियों और क्रियाओं को अंजाम देते हैं या उनको नियंत्रित करते हैं। तो उसी के क्रम में हम यहां पर चर्चा करेंगे मानव तंत्र से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तंत्रों पर, कुछ महत्वपूर्ण सिस्टम पर। कुछ प्रमुख तंत्र मैं आपके सामने लिख रहा हूं जिन पर अपन एक एक करके विस्तार से चर्चा करेंगे। जैसे मानव तंत्र के अंदर जो प्रमुख तंत्र है उसमें सबसे पहला आता है पाचन तंत्र। ठीक है, पाचन तंत्र के बाद में आता है श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र के बाद में रक्त परिसंचरण तंत्र, जिसके अंदर अपना हृदय हार्ट आता है। उसके बाद में आता है तंत्रिका तंत्र, जिसमें अपने मस्तिष्क और मेरुरज्जु वगैरह आते हैं। उसके बाद में उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, फिर जनन तंत्र और उसके पश्चात हमारा आएगा अंतःस्रावी तंत्र। ये कुछ मुख्य तंत्र है जो मनुष्य के शरीर के अंदर की समस्त गतिविधियों को या तो करते हैं या उन पर नियंत्रण करते हैं। ठीक है, तो इसी क्रम में हम इन तंत्रों को पढ़ेंगे। ये मुख्य तंत्र है जो आपके हर कंपटीशन एग्जाम में यहां से लगभग क्वेश्चन आ ही जाता है। तो चलिए अब अपन एक एक करके टॉपिक को उठाते हैं। सबसे पहला जो अपना है वो होगा पाचन तंत्र। चलिए, पाचन तंत्र देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात, पाचन तंत्र को समझने से पहले हमें इस पाचन शब्द को समझना पड़ेगा कि आखिर ये पाचन क्या है। तो मनुष्य का शरीर डेली रोजाना बहुत सारी गतिविधियां करता है और उन गतिविधियां कहो चाहे कार्य को, हम लोग सुबह से शाम तक विभिन्न प्रकार के काम करते हैं और उन काम को करने के लिए हमारे शरीर की ऊर्जा व्यय होती है। क्या व्यय होती है? ऊर्जा। और उस ऊर्जा की प्राप्ति कहां से होती है? तो सबसे पहली चीज हम लोग क्या ग्रहण करते हैं? भोजन। क्या ग्रहण करते हैं? भोजन। रोटी का निवाला तोड़ के उसको मुंह में रखने की जो प्रक्रिया उसको कहते हैं अंतर्ग्रहण। भोजन को मुंह में लेने की जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण। ठीक है, तो भोजन ग्रहण करते हैं। अब इस भोजन के अंदर विभिन्न प्रकार के क्या पाए जाते हैं? पोषक तत्व पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पोषक तत्व पाए जाते हैं। जैसे पोषक तत्व कौन कौन से? वसा है, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, खनिज लवण, ये सब कुछ भोजन के अंदर पाए जाते हैं। अब हमारे शरीर को जो ऊर्जा मिलती है वो भोजन के अंदर उपस्थित इन पोषक तत्वों से मिलती है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई रोटी नहीं खाए डायरेक्ट हम लोग इन पोषक तत्वों को ही शरीर के अंदर ले ले। तो पोषक तत्व डायरेक्ट हमें कहीं से मिलते नहीं है,
कुछ न कुछ भोज्य सामग्री को हमें ग्रहण करना ही पड़ेगा, और उसके अंदर जो पोषक तत्व है उसको उस भोजन से निकाल कर शरीर के काम में लाने के लिए एक तंत्र पाया जाता है, जिसको क्या कहते हैं? पाचन तंत्र। ठीक है, अब होता क्या है कि भोजन के अंतर्ग्रहण से लेकर इन सभी पोषक तत्वों को क्या किया जाता है? सरलीकृत किया जाता है। क्या किया जाता है? सरलीकृत। जैसे ही ये सरलीकृत हो जाएंगे, ये सब हमारे शरीर के काम आ जाएंगे। तो इस सरलीकरण के प्रोसेस को ही अपन क्या कहते हैं? पाचन कहते हैं। यानी भोजन में उपस्थित जटिल कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ, या अपन डायरेक्ट भी ऐसा बोल सकते हैं, भोजन में उपस्थित जटिल पोषक तत्वों को सरलीकृत करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? पाचन। और इस पाचन की प्रक्रिया में शरीर में उपस्थित जितने भी विभिन्न प्रकार के अंग काम में आते हैं, उन सभी को मिलाकर अपन क्या कहते हैं? पाचन तंत्र। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं। पाचन तंत्र के अंदर भी विभिन्न प्रकार के अंग पाए जाते हैं। मुख्य रूप से कुछ अंग पाए जाते हैं जिनको पाचन अंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाचन अंग। देखो, शुरुआत होती है मुख, उसके बाद में आती है ग्रसनी, उसके बाद में आती है ग्रास नली। ठीक है, जिसको हम लोग भोजन नली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भोजन नली। मुख, ग्रसनी, ग्रास नली। इसके बाद में हमारा आता है आमाशय। ठीक है, आमाशय के बाद में आती है अपनी छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत के बाद में बड़ी आंत, और अंत में आता है मल द्वार। ये पाचन तंत्र के मुख्य अंग है। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 और 7। ये 7 जो अंग हैं, इन अंगों को पाचन अंग कहा जाता है। मतलब अपन ने जो भी जस्ट पहले पाचन की क्रिया पढ़ी थी कि भाई भोजन में उपस्थित विभिन्न प्रकार के जो पोषक तत्व होते हैं उनको सरलीकृत किया जाता है। तो सरलीकरण की जो प्रोसेस है वो यहां से शुरू होकर यहां तक चलती है। यानी भोजन के पाचन में इन अंगों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिए इनको क्या कहते हैं? मुख्य पाचन अंग। ठीक है, और इन सब को यहां से लेकर यहां तक इन सभी पाचन अंगों को मिलाकर हम एक नाम दे सकते हैं, जिसको कहते हैं आहार नाल। क्या कहते हैं? आहार नाल। इस आहार नाल की जो लंबाई होती है वो 8 से 10 मीटर होती है। कितनी होती है? 8 से 10 मीटर। ठीक है, अब अपन एक एक करके इन पर चर्चा करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं मुख पर। ठीक है, देखिए मुख के सबसे बाहर क्या पाए जाते हैं? होठ। होठ के अंदर क्या होते हैं? दांत। उसके बाद में ऊपरी जबड़ा, नीचे वाला जबड़ा। ठीक है, और उसके अंदर एक मांसल पेशीय संरचना पाई जाती है, जिसको अपन क्या कहते हैं? जिह्वा। क्या कहते हैं? जिह्वा। ठीक है, तो ये इतनी चीजें कहां पाई जाती है? मुख के अंदर। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, मुख जो है कहां खुलता है? मुख गुहा में। मुख गुहा में खुलता है। ठीक है, उसके बाद ऊपरी व निचले जबड़े में स्थित सांचों में दांत पाए जाते हैं। ठीक है, अब देखो, एक तो ऊपर का जबड़ा है, एक नीचे का जबड़ा है, इस प्रकार से। ठीक है, अब यहां पर कुछ सांचे पाए जाते हैं इस प्रकार से। इन सांचों को क्या कहते हैं? मसूड़े। क्या कहते हैं? मसूड़े। इन सांचों के अंदर क्या मौजूद रहते हैं? दांत। इन सांचों के अंदर क्या मौजूद रहते हैं? दांत। ठीक है, तो देखो, मसूड़े और दांत, इन दोनों को मिलाकर ये जो व्यवस्था होती है, इस व्यवस्था को गर्तदंती कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गर्तदंती कहा जाता है। ठीक है, अब मनुष्य के अंदर क्या पाई जाती है? द्विबारदंती।
मनुष्य के अंदर क्या पाई जाती है? द्विबार दंती। देखो ये चीज अलग है, गर्त दंती तो एक व्यवस्था है। कौन सी व्यवस्था? कि भाई एक सांचे हैं, सांचों को क्या कहते हैं? मसूड़े। उन मसूड़ों के अंदर क्या होते हैं? दांत। इन दोनों को मिलाकर क्या बोला? गर्त दंती। ठीक। उसके बाद मनुष्य के अंदर इस व्यवस्था के अंतर्गत एक व्यवस्था पाई जाती है जिसको द्विबार दंती कहते हैं। देखो क्या लिखा? द्वि यानी दो, बार यानी बार, दंती यानी मनुष्य में दांत कितनी बार उगते हैं? 2 बार उगते हैं। कितनी बार उगते हैं? 2 बार। दांत 2 बार उगते हैं। एक तो छोटे बच्चे के अंदर जो दांत उगते हैं उनको अपन कहते हैं दूधिया दांत, ठीक है, या जिनको कहते हैं अस्थायी दांत। और जब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो वो अस्थायी दांत गिर जाते हैं, उसके बाद स्थायी दांत आते हैं, ठीक है ना। तो 2 बार दांत कौन कौन से? एक तो होते हैं अस्थायी दांत, अस्थायी दांत, और एक होते हैं स्थायी दांत, ठीक है। अस्थायी दांत किसमें पाए जाते हैं? बच्चों में। किसमें? बच्चों में। और स्थायी दांत किसमें पाए जाते हैं? वयस्क में, ठीक है। इनकी जो संख्या होती है वो लगभग कितनी होती है? 20। और स्थायी दांतों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? 32, ठीक है। अभी अपन दांतों के प्रकार पढ़ेंगे, उसमें वापस इसका जिक्र आएगा, ठीक है ना। तो कौन सी व्यवस्था है ये? द्विबार दंती। दांत कितनी बार उगते हैं? 2 बार। एक अस्थायी दांत जिनको दूधिया दांत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दूधिया दांत, ठीक है। हो सकता है कि क्वेश्चन पूछ ले कि भाई मनुष्य जीवन में दूधिया दांतों की संख्या कितनी होती है या कब उगते हैं? तो बचपन में उगते हैं, बच्चों में उगते हैं। संख्या कितनी होती है? 20, ठीक है। उसके बाद देखो दांत हो गए। अब इन दांतों के बाद में मुंह के अंदर एक मांसल पेशीय संरचना होती है जो स्वतंत्र रूप से अपने मुंह के अंदर चारों तरफ गति करती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिह्वा कहते हैं। क्या कहते हैं? जिह्वा। अब देखो दांतों के ये प्रकार हो गए, स्थायी और अस्थायी। उसके बाद एक संरचना आती है जिह्वा, ठीक है। इस जिह्वा से पहले एक बार दांत के अपन प्रकार पढ़ लेते हैं। दांतों के प्रकार, ठीक है। दांतों के प्रकार में कौन कौन से होते हैं भाई? एक तो होता है कर्तनक, एक होता है रदनक, एक होता है अग्र चवर्णक, और एक होता है चवर्णक, ठीक है। कर्तनक का जो कार्य होता है वो कार्य क्या होता है? काटना। कर्तनक का कार्य क्या होता है? काटना। रदनक का जो कार्य होता है वो होता है चीरना फाड़ना। क्या कार्य होता है? चीरना फाड़ना। और अग्र चवर्णक और चवर्णक, इन दोनों का जो कार्य होता है वो होता है चबाना। क्या होता है? चबाना, ठीक है। कर्तनक, रदनक, अग्र चवर्णक और चवर्णक, ठीक है। अब कर्तनक की संख्या मनुष्य में कितनी होती है? 8। रदनक की कितनी होती है? टोटल 4। अग्र चवर्णक की होती है 8 और चवर्णक की होती है 12। देखो कुल संख्या है। यहां पर आपको क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि भाई प्रत्येक जबड़े में कितनी होती है? तो अगर कुल 8 है तो ऊपर कितनी? 4, नीचे कितनी? 4। तो प्रत्येक जबड़े में कितनी हो गई? 4 4। यहां रदनक 4 है टोटल, तो प्रत्येक जबड़े में 2 ऊपर 2 नीचे। फिर अग्र चवर्णक की 8, तो 4 ऊपर 4 नीचे, और चवर्णक की 12, तो 6 ऊपर और 6 नीचे, ठीक है। अब देखो ये जो रदनक है इसका कार्य देखो चीरना और फाड़ना, ठीक है। अब दांतों का कार्य है चीरना और फाड़ना। मतलब ये जो दांत हैं वो अगर मैं कहूं कि मांसाहारी जीवों में अधिक विकसित होते हैं, मांसाहारी जीवों में अधिक विकसित होते हैं, क्योंकि मांसाहारी जीव जब शिकार करते हैं तो अपने शिकार को चीरते फाड़ते हैं, तो उनके दांत इस काम आते हैं। तो रदनक किसमें अधिक विकसित होते हैं? मांसाहारी जीवों में अधिक विकसित होते हैं, ठीक है। अब देखिए जो कृतनक होते हैं वो 6 माह की उम्र में आते हैं,
कितने माह की उम्र में? 6 माह की उम्र में। ठीक है। जो रदनक होते हैं वो रदनक 16 से 20 माह की उम्र में आते हैं। ठीक है। जो अग्रचवर्णक हैं वो 10 से 11 वर्ष में पूर्ण विकसित होते हैं। देखिए यहां पर 10 से 11 वर्ष में पूर्ण विकसित होते हैं, ये चीज ही याद रखनी है। यहां पर 6 माह तक उगना शुरू होते हैं, यहां पर 16 से 20 माह तक उगते हैं। और ये जो हैं अग्रचवर्णक वो 10 से 11 वर्ष में पूर्ण विकसित होते हैं। और ये जो हैं चवर्णक वो 12 से 15 माह में उगते हैं। ठीक है। ये है मनुष्य के दांतों के प्रकार। ठीक है। ये अपना मुंह हो गया। अब एक दंत सूत्र आता है, नॉर्मल सी वैसे जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन फिर भी अपन यहीं से आइडिया लगा सकते हैं कि भाई कृतनक के ऊपरी जबड़े में कितने हैं, नीचे वाले जबड़े में कितने हैं, वगैरह वगैरह। ठीक है ना। तो आगे अपन दंत सूत्र के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है। देखो दंत सूत्र होता है ICPM और ICPM। ठीक है। ये जो है वो है ऊपरी जबड़े में, ऊपरी जबड़े में। ठीक है। और ये है निचले जबड़े में। अभी ICPM क्या, तो वही है, अपने को ये जानना जरूरी नहीं है कि इसको क्या कहते हैं। अपने दिमाग में केवल हिंदी वर्ड्स जो है वो याद होने चाहिए। देखो कृतनक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक, इस क्रम में याद रखना है। कृतनक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। कृतनक ऊपरी जबड़े में कितने हैं, रदनक ऊपरी जबड़े में कितने हैं, अग्रचवर्णक और चवर्णक। ठीक है। अब देखो सबसे पहले अपन बात करते हैं बच्चों में। ठीक है। बच्चों में जो है वो ICPM बटा ICPM ये कितना होता है, तो 2102 बटा 2102 इंटू क्या करना है, यहां पर 2 करना है। इंटू क्या करना है, 2। ठीक है। देखो कृतनक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक, फिर निचले जबड़े में कृतनक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। देखो कई बार ऐसा होता है कि सीधा सा दंत सूत्र भी पूछ लिया जाता है, तो ये ध्यान रखना जरूरी है। ठीक है। तो देखिए 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 दूना 20। ये मैंने आपको बताया था अभी जस्ट पहले कि बच्चों के अंदर जो दांत होते हैं उनको अपन क्या कहते हैं, दूधिया दांत या अस्थायी दांत कितने होते हैं, 20 होते हैं। अब वो कहां कहां पाए जाते हैं, वो ये चीज रही। ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें वयस्क में, अगर अपन बात करें वयस्क में, तो वयस्क में ICPM बटा ICPM, कृतनक, रदनक, अग्रचवर्णक, चवर्णक। ठीक है। ये कितने होते हैं, 2 1 2 3, 2 1 2 3। ठीक है। 21 23 21 23 इंटू कितने, 2। ठीक है। 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 और 8 16, 16 दूना 32 आए वयस में 32। ठीक है। चलिए अब एक कभी कभी हाथी का भी पूछा जाता है, तो उसका भी लिख लेते हैं। ये होता है 1003 बटा 0003। देखो कृतनक हाथी में ऊपरी जबड़े में 1 होता है, निचले जबड़े में नहीं होता। देखो यहां से क्वेश्चन बन सकता है। देखो उसके बाद रदनक और अग्रचवर्णक, रदनक और अग्रचवर्णक, हाथी में ऊपरी जबड़े में और निचले जबड़े में रदनक और अग्रचवर्णक दांत होते ही नहीं। ठीक है। और ये जो कृतनक है वो भी 1 होता है, वो भी ऊपरी जबड़े में, निचले जबड़े में रदनक भी नहीं, कृतनक भी नहीं होता। ठीक है। इंटू 2। देखो 3 और 1 4, 4 और 3 7 दूनी 14, कितने हो गए, 14। ठीक है। अब देखो यहां पर एक लाइन इंपॉर्टेंट है कि जो हाथी के आगे के जो दांत होते हैं
उन आगे के दांतों को टस्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टस्क। हाथी के आगे के दांतों को क्या कहा जाता है? टस्क कहा जाता है। और इससे क्या बनाई जाती है? बिलियर्ड बॉल। क्या बनाई जाती है? बिलियर्ड बॉल बनाई जाती है। बिलियर्ड बॉल मतलब कैरम बोर्ड की जैसा होता है ना, वो एक सांचा होता है चौकोर, उससे फिर लकड़ी से अपन गेंद को मारते हैं, बिलियर्ड गेम बोलते हैं जिसको। वो बिलियर्ड गेंद किससे बनती है? हाथी के आगे के दांतों से, जिनको क्या कहते हैं? टस्क कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अपने दांतों से संबंधित अपनी नॉर्मल सी चर्चा। अभी तक हम लोग पाचन तंत्र के मुख की ही चर्चा कर रहे हैं, पहले पाचन अंग की। ठीक है, उसके बाद अपन बात करते हैं जिह्वा की। किसकी बात करते हैं? जिह्वा की। ठीक है, ये जो जिह्वा है आगे से स्वतंत्र होती है, पीछे से एक जगह से बंधी हुई होती है। उस भाग को क्या कहते हैं? यानी जिह्वा जहां से बंधी हुई होती है, मुख गुहा के आधार पृष्ठ में, मुख गुहा, ये जो मुख गुहा है ऐसी, ठीक है, इसके आधार भाग में यहां पर ये जीभ जिससे बंधी हुई होती है उसको कहते हैं जिह्वा फ्रेनुलम। क्या कहते हैं? जिह्वा फ्रेनुलम। ठीक है, या इसको कहते हैं लिंगुअल फ्रेनुलम। फ्रेनुलम लिंगुअल। ठीक है, दांत हो गए, मसूड़े हो गए, गर्त दंती हो गई, द्विबार दंती हो गई, दांतों के प्रकार हो गए। उसके बाद जिह्वा मुख गुहा के आधार पृष्ठ से जिस भाग से जुड़ी होती है उसको क्या कहते हैं? जिह्वा फ्रेनुलम या फ्रेनुलम लिंगुअल। ठीक है, ये अपना मुख गुहा या मुंह जो है वो कंप्लीट होता है यहां पर। ठीक है, अब देखिए मुंह के अंदर आपको पता है कि जैसे ही भोजन को अपन चबाना शुरू करते हैं उसी के साथ मुंह के अंदर लार बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो मुंह के अंदर लार बनना शुरू हो जाती है। वो लार आती कहां से है? लार ग्रंथियों से आती है। कहां से आती है? लार ग्रंथियों से। तो मुंह में कुल 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती है। ठीक है, देखिए मुंह के अंदर कुल 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती है। एक होती है कर्ण पूर्व ग्रंथि। ठीक है, एक होती है अधोजंब ग्रंथि और एक होती है अधोजिह्वा ग्रंथि। ठीक है, इसकी चर्चा हम जब अगले भाग में लार ग्रंथियों के बारे में या फिर पाचन अंग में जो ग्रंथियां प्रयुक्त होती है, ठीक है ना, उसमें हम लोग लार ग्रंथियां, यकृत, अग्नाशय, इन सभी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो जिह्वा किससे जुड़ती है? जिह्वा फ्रेनुलम या लिंगुअल फ्रेनुलम। ये अपना मुख कंप्लीट होता है यहां पर। ठीक है, और जो भी मैंने बात करी थी कि मुंह के अंदर जो लार ग्रंथियां हैं, ठीक है, उनके बारे में अपन जब पाचक ग्रंथियों के बारे में चर्चा करेंगे उसमें विस्तार से एक एक फिर से अपन ले लेंगे। ठीक है, तो ये अपना पहला पाचन अंग कंप्लीट होता है। इसके बाद जो दूसरा पाचन अंग होता है वो होता है अपना ग्रसनी। क्या होता है? ग्रसनी। ठीक है, तो जो अपना अगला भाग है वो है अपना ग्रसनी। वो हम नेक्स्ट वीडियो में उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे साथ बने रहने के लिए एक बार फिर से गजानन क्लासेज आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।